दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हमारी उपस्थिति मेरठ कचहरी परिसर में है और सीनियर अधिवक्ताओं से हम बात करने पहुंचे हैं कि वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर उनकी क्या राय है। चूंकि लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा उसको जाना है, ऐसे में अधिवक्ता जो कि बहुत बारीकी नजर इस पर रखते हैं वो क्या कहते हैं। मेरे साथ रऊफुल हसन साहब है जो कि बहुत ही सीनियर अधिवक्ता है और करीब करीब मेरा मानना यह है कि 80 साल की लगभग उम्र होगी, तो तजर्बा भी उसी हिसाब से आप मान लीजिए। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो अमेंडमेंट हुआ है वक्फ बोर्ड जो बिल का मसला है, आपने देखा है बारीकी से, थोड़ा बताएंगे क्या राय है आपकी इस पर। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। देखिए, मेरा कहना ये है कि 1913 से पहले हिंदुस्तान में वक्फ से मुतालिक कोई कानून नहीं था। जब वक्फ के मुतालिक ये जानकारी हुई कि बहुत सारे वक्फ हैं, वक्फ किए हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उसके कोई लिस्ट नहीं है, तो उस वक्त से ये कानून बनने शुरू हुए। सबसे पहले यूपी में 1936 में बना। उसके बाद अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग बनाए। फिर सेंटर ने 1954 में एक सेंट्रल वक्फ एक्ट बनाया और उसमें ये ऑप्शन था कि स्टेट अपने अपनी कर सकते हैं और चाहे तो इसे अडॉप्ट कर। 1960 में फिर यूपी स्टेट ने अपना अलग बना लिया और हर स्टेट ने अलग अलग बनाया था और उस स्टेट में जो जैसे जैसे हालात थे उसके अडॉप्ट करते हुए उन्होंने बना लिया था। फिर 1995 में इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि एक सेंट्रल वक्फ हो जाए जो सब पे एक सा लागू हो। 1995 में बनाया, 1995 में तब ये बनाया। एक संशोधन के लिए जो एक वजह बताई गई है वो बुनियादी तौर से गलत। उनका ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता है या वक्फ बोर्ड का जो फैसला होता है उसकी कोई अपील नहीं हो सकती और जिस प्रॉपर्टी को चाहे वो वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, चाहे वो सरकार की हो या किसी की भी हो। बुनियादी तौर से ये बिल्कुल फॉल्स और बहुत ही गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। क्योंकि अगर आप 1995 के कानून को देखेंगे तो उसमें पूरा सर्वे का सेक्शन 4 से लेकर आगे तक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि जो यहाँ का असिस्टेंट कलेक्टर है DM के बिहाफ पर, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के मुताबिक देखकर इंक्वायरी करता है, स्पॉट की इंक्वायरी करता है। उसके बाद वो अपने यहाँ के वो कहलाता है सहायक वक्फ आयुक्त। उसके बाद वो इनका जो आयुक्त है उसी के तहत वो लखनऊ में रहता है, स्टेट का एक होता है, वो उसकी अपनी रिपोर्ट भेजता है, वो उसकी वेरीफाई करता है, सब ऑफिशियल है, गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। उसके बाद फिर वो जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तब वो वक्फ बोर्ड को भेजते हैं और वो गजट नोटिफिकेशन कराते हैं। तो इस नाते से एक प्रेस्क्राइब प्रोसीजर पहले से है। अगर आप ज़मीन का किस्सा लेंगे, मकान का किस्सा लेंगे, उनका भी यही प्रोसेस होता है, उसके प्रेस्क्राइब रूल्स है। तो इसलिए ये बात अब जो कहा कि कोई ज़बरदस्ती किसी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ये बुनियादी तौर से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा था। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. अब अमेंडमेंट हुआ है, उसमें क्या प्रोसीजर है, पहले के मुकाबले कितना अंतर मान रहे हैं आप? अब एक प्रोसीजर ये कर दिया कि कलेक्टर के पास कोई भी झगड़ा जाएगा, XYZ कोई भी कर दे कि साहब देखिए ये तो प्रॉपर्टी नहीं फर्जी है, कलेक्टर से कह देगा है या नहीं है, यहाँ तक भी बर्दाश्त होता है। ये कह दिया गया है कि जब तक कलेक्टर वेरीफाई नहीं करेगा, इंक्वायरी नहीं करेगा, उस वक्त तक उस प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं माना जाएगा। यथास्थिति रहेगी या नहीं, वक्फ नहीं माना जाएगा। हाँ। मकसद क्या हुआ? मकसद ये हुआ कि अब मैं हूँ एक पेंडिंग चला गया तो फिर वक्त ही नहीं रहेगा वो। जब पहले ये तय कर दिया कि वक्फ नहीं माना जाएगा तो फिर उसमें कलेक्टर की इंक्वायरी के बाद कैसे रह गई, एक बात। और इसमें बहुत ज़रूरी तफसील से एतराज़ किया गया था कि कलेक्टर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है
और एक मैं डेफिनेट एक बात मैं कहूँ आपको कि माननीय उच्चतम न्यायालय का एक फैसला है और उसमें उन्होंने ये बात होल्ड की है कि अगर कलेक्टर या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ये झगड़े वाले ऐसे डिस्प्यूटेड टाइटल तय करेगी तो कानून का उससे ज़्यादा कत्लेआम नहीं हो माना जाएगा, वो नहीं हो सकता। आपका कहना यह है कि जो कलेक्टर होता है वो अधीन होता है यूपी गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के, वो उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, जाहिर तौर पर वो इंसाफ नहीं हो पाएगा। एक बात तो ये है। दूसरी एक और बात, वो ये कहते हैं कि साहब दस्तावेज के बगैर नहीं हो सकता, और ये चैलेंज है कि 1 या 2 या 3 जनरेशन से ऊपर कोई कागज प्रोड्यूस कर दे, उस वक्त जब रजिस्ट्री नहीं होती थी। 1882 के अंदर रजिस्ट्रेशन का लिया, ये टीपी एक्ट आया था, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन, उससे पहले एक्ट आया था। उससे पहले या तो दस्तावेज शहंशाहों की थी या ऐसी प्राइवेट थी, इसने कहा ये मेरी तू ले ले। तो 200 साल पहले के डॉक्यूमेंट कौन लाएगा? तीसरी बात, 95 के एक्ट में एक बेनिफिशियरी दफ़ा रखी गई थी 107, उसमें ये तय कर दिया गया था, वो भी पंजाब के हालात देखकर, कि वक्त की प्रॉपर्टी अगर है तो उस पर किसी का ज़बरदस्ती या मुखालफा करना, कब्जा जिसे कहते हैं, एडवर्स पोजीशन, वो नहीं हो पाएगा, उसको ओमिट किया जाएगा। यानी जो बचाव का तरीका था वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तीसरी बात ये आ रही है कि जैसे पहले 2 थे, शिया वक्त और सुन्नी वक्त, अब फलाने बोरा वक्त, पूरा वक्त, जो एक थी उसे 2 और 2 की 4। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बोनाफाइडी जिसे कहना चाहिए, ये नेक नियति का मसला नहीं है, और इत्तेफाक से शायद हो सकता है कोई पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से किया जाए, बेनिफिट नहीं है, ये बर्बाद हो जाएगा इसी हिसाब से। एक इसमें इम्पोर्टेंट बात और है, वो यूपी से रिलेटेड है, और वो ये है कि 1952 में जमींदारा खात्मा हुआ, उस वक्त जो कब्रिस्तान थे देहात के, वो बंजर दर्ज कर लिए गए। 1967-68 तक किसी को पता नहीं चला कि ये क्या हुआ। तो उसके बाद फिर लोगों ने जब पता लगा तो उन्होंने एजुकेशन किया इस बात पर, और वो बाकायदा अप्रोच हुई, रिप्रेजेंटेशन हुए, फिर बाकायदा इंक्वायरी हुई। तो यूपी के अंदर 3-4 सेटलमेंट हुए। 1867 का था, एक नसीर अली का था, फिर एक मोहर सिंह का था, फिर किसी और का, फिर आखिर में 1943 में वहाँ साहब का बंदोबस्त था। उन बंदोबस्तों में जो इंदराज थे उसके हिसाब से एक चीज़ कब्रिस्तान दर चला आ रहा था, लेकिन 52 के अंदर गलत तरीके से उससे सरकारी मतलब ग्राम सभा की संपत्ति डिक्लेयर कर दी गई। जब ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, इंक्वायरी हुई, वो करेक्शन कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली जो मेरी इत्तला है, मैंने अभी पढ़ा तो नहीं पूरा उसे, लेकिन इत्तला ये हुई कि मई 2022 में या 23 में हमारी स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि 67 या 68 में गलत इंदराज कर दिए गए थे, उन्हें काट के फिर कोई पुराने वाला पंचायत दर्ज कर दो। अब अगर ये प्रोसेस हो चुका है, मैं चूँकि रेवेन्यू साइड का नहीं करता हूँ, सिविल का करता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन अगर वो फिर वो एक गलती जो हुई थी उस सही करने को गलती मान के फिर वही गलती दोहराई जाएगी, तो जितने कब्रिस्तान कहीं हैं या और जगह हैं, ईदगाहें हैं, वो ख़त्म हो गए, वो सरकारी संपत्ति हो गई। तो ये इस हिसाब से हमारा कहना यह है कि जो पूरा प्रोसेस सही तरीके से 95 के एक्ट में है, वो मैंने पहले आपसे कहा था, एक लाइन में किसी संशोधन की ज़रूरत नहीं है। एक बात और अर्ज कर दूँ, एडिशनल बात, 2013 और 2015 में कुछ नए संशोधन हुए थे, और ख़ास तौर से किराएदारों के मुतालिक हुए। पहले सिंपल ये था कि हर जिले में सिविल जज जो होता था वो वक्फ ट्रिब्यूनल होता। वक्फ ट्रिब्यूनल का जहाँ अगर कोई किस्सा हुआ तो वो आदमी, चाहे वो जिसने कब्जा कर रहा है या नाजायज़ काम कर रहा है या उसका मुतवल्ली है, वो यहाँ स्टेट लेवल के ऊपर इंसाफ मिल जाता था उसके हाई कोर्ट में अपील वगैरह डिवीज़न जो भी था वो होता। ये बदकिस्मती से बिल्कुल कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, जब यह अमेंडमेंट हुआ कि ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा अलग, तो पूरी स्टेट में 80 जिलों में 73 जिलों में जितने भी जिले हैं 2 ट्रिब्यूनल बना दिए गए, एक रामपुर में और एक लखनऊ में। नतीजा क्या हुआ कि यहाँ से सारे जिलों की फाइलें वहाँ गई, आज तक पता नहीं कौन फाइलें कहाँ हैं कहाँ पड़ेंगे। उसके बाद वो गलत स्टेप हुआ, जिले बहुत ज़्यादा होते। उसके बाद रिएक्शन हुआ, जब अपने ज़िले में बनवाने वाले साहब थे उन्होंने अपने बनवा लिया, तब वो ख़त्म हो गया, सारी स्टेट ही का एक हो गया। इसी स्टेट में हाई कोर्ट तो 2 हैं, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल 1 है, तो 80 जिलों का 1 है, वो गलत हुआ। तो मेरा अपना कहना एक बात। दूसरी बात और है, किराएदारी के जो मामलात थे, किराएदारी के मामलात यही तय हो सकते थे
लेकिन जो अमेंडमेंट 13 और 15 में हुए उसके हिसाब से अब ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ता है। अब सारे स्टेट का एक ट्रिब्यूनल है। मेरठ में 100 किराएदारे हैं ऐसे जो डिफॉल्ट कर रहे हैं। अब मुतवल्ली ये चाहते हैं कि भाई ये या तो प्रोटेक्शन करें, मतलब किराए वगैरह दें, और या फिर इनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब वो ट्रिब्यूनल में जाके वहाँ वक्फ बोर्ड में जाएंगे, फिर वक्फ बोर्ड वाले इंक्वायरी करेंगे, फिर इंक्वायरी करके वो ट्रिब्यूनल को भेजेंगे, फिर ट्रिब्यूनल वाले खुद इंक्वायरी करेंगे, फिर जब वो इंक्वायरी ट्रिब्यूनल वाले मुतमईन हो जाएंगे तब वो फिर वक्फ बोर्ड को लिख के भेजेंगे, फिर वक्फ बोर्ड डीएम को लिख के भेजेगा, फिर डीएम उन्हें लिखाएगा तुम खाली करो या ना करो। पहले सिंपल प्रोसेस था, हम यहाँ सिविल जजी में करते थे। इस बारे में मैंने खुद पर्सनली और हमारे कुछ साथियों ने रिप्रेजेंटेशन भेजा था, उसमें माननीय आजम खान साहब के पास वक्त था और वो रिकॉर्ड पर है। उसके बाद ये ट्रिब्यूनल जो कायम हो रहा है, पूरे वेस्टर्न यूपी में 22 जिलों में हड़ताल की गई थी कि जो लोकल ट्रिब्यूनल है उसे कायम करो। वो हड़ताल हुई लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में एक बात मैं फिर ये और कहना चाहूँगा कि अगर वाकई हमारी गवर्नमेंट का मंशा यह है कि इसका प्रोटेक्शन हो, तो उसका तरीका यही है कि आप वक्फ बोर्ड पर निगरानी रखें। बहुत सही बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है, मुख्यमंत्री का कहना है कि भ्रष्टाचार खत्म करना है। तो भ्रष्टाचार अगर वहाँ है जिसकी वजह से औकाफ की उसका जिम्मेदार ठहराया गया था, वो वहाँ गड़बड़ हो रही है, वो सही हो जाएगा, सारे ठीक हो। वकील साहब, बातों में कई सारी बातें निकल कर आ रही हैं कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उन पर कब्जे हैं और कब्जे छूट नहीं रहे हैं, क्योंकि बड़ा जो प्रोसीजर है बड़ा हार्ड कर दिया है। लेकिन समस्या है कब्जा करने वाले लोग कौन है, और चिल्ला वो रहे हैं कि वक्फ संपत्ति जा रही है, बिल बन रहा है, ये हो रहा है, तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन एक बार ये नहीं कह रहे कि जो हमने गलती की है हम वो गलती ना करें और दूसरे को मौका ना मिले सब करने का। हम जब गलती कर रहे हैं तभी तो दूसरे को मौका मिल रहा है कानून बनाने का। तो ऐसे लोगों को नसीहत देना चाहेंगे? बिल्कुल दें, उन्हें सजा दें, ये रखें। और है दफा 51 जो बनाई गई है उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड की परमिशन के बगैर ट्रांसफर करता है तो पहले नहीं था, लेकिन 95 के उसमें कानून के अंदर हो गया, उसे सजा भी मिलेगी और जुर्माना भी होगा। वो कार्रवाई करें। एक आदमी आज देखिए कत्ल करना मना है लेकिन करते हैं कत्ल, लेकिन उसका इलाज ये थोड़ी है कि उसके आईपीसी की दफा से निकाल दिया जाए उसको। लेकिन सर कार्रवाई तो हो नहीं रही है और 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड की मेरठ के अंदर ही खास तौर से 3 तहसीलें हैं और यहीं मेरठ के अंदर लोग कब्जा करके बैठे हैं, इतने मठाधीश हो गए हैं और फिर चिल्ला रहे हैं गवर्नमेंट ये कर रही है वो कर रही है। एक बात करते हैं, बहुत आसान काम है। जब जैसे आप फरमा रहे हैं, जब ये पता है कि फला आदमी का नाजायज कब्जा है, लोकल यहाँ का जो असिस्टेंट वक्फ कमिश्नर है जो ऑलरेडी एम्पावर्ड है इस बात का, वो इंक्वायरी करे और उसके खिलाफ FIR करके जेल भेज दे, फिनिश हो जाए। अब शायद जो कानून में अमेंडमेंट हुआ है ये काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, अब भी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल और मुश्किल हो गया। अच्छा, और मुश्किल हो गया। अब तो डीएम साहब के महोदय का है मामला और जिस तरह चाहे कर देते हैं। नहीं, अगर डीएम साहब का है और डीएम पहले ही स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है और वो गवर्नमेंट चाहेगी तो क्या दिक्कत है होने में? मैं वही तो कह रहा हूँ, कर सकते हैं वो। नहीं, सवाल ये नहीं हो रहा। डीएम साहब के लिए तो ये कहा कि वो डिसाइड करेंगे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है। आपका सवाल ये था कि अगर किसी ने नाजायज कब्जा कर रखा है उसे खाली कैसे कराएगा? शिकायतें अगर उनकी होंगी तो डीएम साहब कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? एम्पावर करें इसके अंदर कि अगर वे मुतमईन है। एक बात और आई है और वो बात ये है कि गजट नोटिफिकेशन अगर है, सुप्रीम कोर्ट है इसके ऊपर, एक बार किसी प्रॉपर्टी का गजट नोटिफिकेशन हो गया तो वो ये माना जाएगा को फाइनल है, उसका दोबारा नोटिफिकेशन भी नहीं हो सकता। और जब गजट हर एक के पास अवेलेबल है, हर सिटी में हर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास अवेलेबल है, उसे देखें ये एक वक्त प्रॉपर्टी है, ये रिकॉर्डेड है और इसमें फला आदमी का नाजायज कब्जा, FIR करा के जेल भेज दें उसे। अच्छा वकील साहब, आम आदमी की अगर हम बात कर लें तो वक्फ के क्या दायित्व है आम आदमी के लिए? क्या उनके लिए भी कुछ बेनिफिट है आम आदमी के लिए वक्फ में? क्योंकि तीसरे नंबर की देश की संपत्ति है और आज गाये बगाए गवर्नमेंट की नज़र है। देखिए, पहली बात तो ये भी सही इत्तला नहीं है कि ये वक्त की तीसरे नंबर की है। आपने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, जमानी तो मैं याद नहीं रखता। साउथ के 3 कर्नाटक, एक आंध्रा और एक और 3 स्टेट्स के जो 3 हमारे हिंदू भाइयों के स्थान हैं, ऐसे मंदिर हैं, इनकी 9 लाख है, उनके 12 लाख है। सिर्फ 3 स्टेट में 3 संस्थानों के 12 लाख हैं। तो ये प्रोपेगेंडा या ये कहना सही नहीं है कि आर्मी के बाद या रेलवे के बाद फिर वक्त के बाद, ये गुमराह करने वाली बात। दायित्व क्या है वक्त के आवाम के लिए? वक्त के दायित्व ये है, ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि जो मेरी प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पे मैंने उसे वक्फ किया,
मैंने अपनी कमाई की चीज़ को अल्लाह के लिखना पड़ता है कि मैं इसकी अल्लाह की मिल्कियत में दे रहा हूँ, उसे वक्फ करना कहते हैं। तो मिल्कियत तो मेरे ख़त्म हो गई। फिर उसके जो बेनिफिट हैं, जो उससे आय होगी, जो बेनिफिट होगी, वो किन किन जगह पे तकसीम होगा वो खोल दिया जाता है उसमें। वही तो जानना चाह रहा हूँ सर, कहाँ कहाँ है वो बाकी की मंशा है, अपनी औलाद के लिए अगर करता है तो वफ़ल औलाद कहलाता है। वरना जितने भी उसमें एक्ट में लिखा है जो इस मुस्लिम लॉ के हिसाब से चैरिटेबल माना जाए, आम जनता के बहबूद के लिए माना जाए, मस्जिद के लिए माना जाए, किसी और जिससे भी भलाई काम के लिए है। इसमें ये शर्त नहीं है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है? ऐसा नहीं है किसी मतलब ये इंसानियत के एतबार से भी है? हाँ बिल्कुल, कतई तौर से है। तो ये तो लोग गुमराह हो रहे हैं कि मुसलमानों के लिए खाली? कतई भी नहीं, कतई भी नहीं। आप साउथ के अंदर वो एक बड़ी मशहूर दरगाह है गुलबर्गा की, उस गुलबर्गा की जो वक़ाफ़ की आमदनी है, ज़रा उसकी अगर कोई इंक्वायरी करे तो मैंने चूँकि एक वहाँ के जिम्मेदार आए थे और तकरीबन 3, 4, 5, 7 साल पहले उनसे गुफ्तगू हो रही थी मेरी। उन्होंने कहा कि हम मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं उस औकाफ से, हम उसके यूनिवर्सिटी चला रहे हैं उस औकाफ से, और हम एक गर्ल्स कॉलेज चला रहे हैं उस औकाफ की आमदनी से, और उसमें यह नहीं कि मुसलमान पढ़ेंगे, तो सभी के लिए है। इस एतबार सभी के लिए, सभी के लिए है। सर अभी अमेंडमेंट आ गया है, हो गया है, राज्यसभा जाएगा, तो नुकसान तो आपने बता ही दिए, लेकिन अब कोई ऐसा तरीका है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, किसी माध्यम से, कि मुस्लिम अपनी आवाज़ उठा सकें जिनका वक्त है? देखिए, लॉ ये कहता है, संविधान ये कहता है कि अगर कोई आदमी किसी बात से मुतमईन नहीं है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जहाँ इजाज़त दे कानून, वहाँ उसे जाके अपनी बात कहें, और कहनी चाहिए। ये इसके मैं कभी नहीं कह सकता कि साहब मुझसे वहाँ मतलब हंगामा करोगे या लड़ाई लड़ोगे या ये करो, ये नहीं हुआ करता जमहूरियत में। बात यह है, कानून इजाज़त देता है, कानून से जाए, उसे चैलेंज करें, और इसे उम्मीद करनी चाहिए हमें। तो तमाम जो सांसद है वो भी ये कह रहे हैं कि ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, और हम लड़ाई लड़ेंगे सड़कों पर। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है। सड़कों से क्या मतलब है? क्या आप राजनीति के एतबार से रोटियां सेकने की तैयारी कर रहे हैं, या सीधे कोर्ट जाइए? देखिए, ये तो मैं तो वकील की हैसियत से वकील, ये मैं एक बार इसलिए कह रहा हूँ कि सड़कों पर जब नेता आते हैं तो आवाम पिसती है सर। देखिए, नेता की जो आ रहा है सड़क पे, वो तो नेता जवाबदेह से क्यों आ रहा है। अगर वो किसी कौम की या किसी अपने भाई की मदद के लिए नेक नीयति से आ रहा है तो उसे तरीका अपनाना चाहिए जिसको, जो तरीका इंसानियत का हो, कानून का हो। और भाई उसे अगर इलेक्शन लड़ने में फ़ायदा उठाना तो उसकी मर्जी, हम तो कुछ कर नहीं सकते। हम तो ये कहते हैं कि हम कानून, वैसे भी हम कानून के आदमी है कि भाई कानून से लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आप बात करना चाहेंगे? आप वकील साहब बात करना चाहेंगे? बस दो वर्ड दे दीजिए, जो बिल बना है उसको लेकर के आपकी क्या राय है, बस इतना बता दीजिए। देखिए, ये जो बिल पास किया है भाजपा और उसके सहयोगियों ने, उसका गलत है, और वो अल्पसंख्यक विरोधी जो उनका एजेंडा है उसे आगे बढ़ाने के लिए। तो चंद्रबाबू नायडू हो गए, नीतीश कुमार हो गए, जिनको मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में मिलता है, उन्होंने भी समर्थन कर दिया इस हिसाब से। उन लोगों के लिए तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट है अपनी सत्ता बचाए रखना, इसलिए उन्होंने समर्थन किया। मतलब वोट लेकर के वकील साहब सत्ता की मलाई या सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। चुनाव तो फिर है बिहार में, हालांकि आपसे सवाल वाजिब नहीं है, आप वकील हैं, लेकिन फिर भी आपकी क्या राय है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुस्लिम भी हैं। वैसे इस सवाल का जवाब अगर पॉलिटिकल लीडर ही दें या पॉलिटिकल लोग ही जवाब दें ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तो कोर्ट कचहरी के कानून। आपकी राय ये बता दीजिए, जो कानून बना है इसको लेकर क्या राय है? कानून का मुस्लिम, खासकर मुस्लिम समाज इसका अपोज करता है, इसकी मुखातब करता है, और ये मुसलमानों की, जो आम मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए प्रॉपर्टी दी गई है, उसका गलत इस्तेमाल करना चाहती है गवर्नमेंट, और उनको किसी को निशाना बनाकर ये बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जो अधिवक्तागण हैं वो जुड़े, और सीनियर अधिवक्ता हैं जिन्होंने साफ कहा है कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है वो गलत है इनके हिसाब से, और खासतौर से तमाम जो नेता है विपक्ष के वो भी इसको गलत बता रहे हैं, गैर संवैधानिक बता रहे हैं। लेकिन अब राज्यसभा इसको जाना है, खासतौर से पास तो हो ही जाना है, लेकिन इसके क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे भविष्य में, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल सहयोगी फहीम के साथ मेमन ओवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ।